सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये कहां पर बनेगा। तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में करीब 250 मीटर ऊंचा स्काई डेक बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक होगा। इस प्रोजेक्ट से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कहां पे, याद रखना, बेंगलुरु में। अच्छा, आपको ये भी याद दिला दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये लद्दाख के न्योमा में बनेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये कहां पे बना था, डेनमार्क में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां बन रहा है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, इसकी लंबाई कितनी है। ये जो रेल पुल है इसकी लंबाई पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया था चिली में। किसके द्वारा, टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा, पढ़ा था हमने। और पूछे कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये कहां पे लॉन्च किया गया था, उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किसके द्वारा, अडानी डिफेंस के द्वारा। ये भी हमने पढ़ा था। और आप जानते ही हो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको कहां मिलेगा, बेंगलुरु में। बेंगलुरु से याद आएगा, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला ये पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आप आर्ट पार्क कहते हो, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक यानी कि एक्वेरियम ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। वैसे देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर ये भी स्थापित किया गया था बेंगलुरु में ही। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन अभी ये शुरू हुई थी बेंगलुरु में ही, इसी साल पड़ा था। और बेंगलुरु में ही भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, जिसका नाम है FWD-200B, इसका अनावरण भी किया गया था बेंगलुरु में ही। तो यहाँ पे मैंने आपको बेंगलुरु से भी संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए, और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए वो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 अगस्त को। याद रखना, हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 1991 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य वृद्ध जनों को प्रभावित करने वाले कारकों और मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे वृद्ध जनों से यानी कि एल्डर पर्सन से 2 दिवस हम और मनाते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन होता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को होता है। और एक वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे होता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वो 15 जून को होता है। तो वृद्ध जनों से संबंधित ये 3 दिवस आप साथ में याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, तो आंसर करना सवेरा योजना। वैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा दुनिया के अभी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गई हैं, तो टोमिको इटोका इनका नाम है, जापान से हैं, 116 वर्ष इनकी आयु है। और आपको याद हो तो झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती है लोगों को, तो वृद्धावस्था पेंशन की जो उम्र है वो 60 से घटा करके 50 वर्ष कर दी थी। वैसे इसी साल आपने पढ़ा होगा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के बारे में, इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मतलब जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 3000 रुपये दिए जाएंगे। और बताओ मुझे, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अभी इसी साल शुरू की थी, किसने, राजस्थान सरकार ने। वैसे तो दिवस वाला ये प्रश्न है, तो चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। तो देखो, 1 अगस्त को 4 दिवस हमने मनाए थे, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या इसे अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे कहते हैं, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी होता है, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और संस्कृत दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया था, और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया था, और अभी हमने देखा 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये अगस्त के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग जो पूर्वी क्षेत्रों के लिए है 2024 का भी आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो आंसर होगा पटना बिहार। तो अभी खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग ईस्टर्न जोन का आयोजन अभी 22 से लेकर 24 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों की 500 फीमेल प्लेयर्स हिस्सा ले रही हैं और इस खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन खेलो इंडिया गेम्स के तहत किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य योगासन को बढ़ावा देना है। अब खेलो इंडिया की बात हुई है तो मैं आपको खेलो इंडिया से ही संबंधित प्रश्न रिवाइज कराऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी हुए। जैसे कि देखो, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था अभी दिसंबर 2023 में हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था और पहला संस्करण था। इसका शुभंकर मैस्कोट उज्ज्वला था और इसमें टॉप पे हरियाणा रहा था। और हमने देखा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी लेटेस्ट छठा संस्करण हुआ था तमिलनाडु में 2024 में ही और इसका शुभंकर वीर मंगाई था। इसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे तो इस बार इसका चौथा संस्करण था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था ये और इसका शुभंकर शीन ए शी या फिर शान जिसे आप कह दो, ये रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को और इसमें टॉप पे रही थी आर्मी की टीम। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी चौथा संस्करण हुआ था असम में, उसका शुभंकर मैस्कोट अष्टलक्ष्मी था और ये रिप्रेजेंट करता है वहां की तितली को और इसमें टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था। तो यहाँ पे मैंने आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहला संस्करण था ये जरूर याद रखना, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स सारे खेलो इंडिया मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। और अभी प्रश्न में हमने देखा खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग, इसको भी आप ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब भेंट किए हैं, तो आंसर होगा यूक्रेन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए और इस तरह से वो यूक्रेन जाने वाले तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। आपको बता दूं 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद यूक्रेन का गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। तो इस प्रकार ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। और जब वो वहां पे गए तो ऑब्वियसली बात है रशिया यूक्रेन युद्ध पर तो उन्होंने बात की ही होगी, लेकिन उसके अलावा हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहां पे उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको 4 मोबाइल हॉस्पिटल्स भेंट किए हैं जिन्हें हम भीष्म क्यूब कहते हैं। भीष्म क्यूब के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। भारत में बने एक तरह का ये मोबाइल हॉस्पिटल है, चलता फिरता हॉस्पिटल आप कह सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसे ले जा सकते हो। और इसका निर्माण ऑब्वियसली क्यों किया गया होगा आपदा प्रभावित इलाकों में त्वरित मेडिकल सहायता देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इनमें दवाइयाँ और मेडिकल जो उपकरण, जो ज़रूरी उपकरण होते हैं वो इसमें होते हैं। खास बात क्या होती है, 12 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हो और इसमें 200 लोगों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। आपको कुछ समय पहले याद होगा हमारी भारतीय वायुसेना ने भीष्म का परीक्षण भी किया था, मतलब हवा से इसको नीचे छोड़ दिया था और ड्रॉप कर दिया था, फिर ये नीचे आ गया था। कहाँ पे? आगरा में किया था। टेस्टिंग की थी मतलब इसकी कि हाँ भाई इसे एरोप्लेन वगैरह से ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो सही सलामत ये नीचे गिरेगा और काम करेगा। इस तरह से टेस्टिंग की गई थी आगरा में। और वैसे मैं आपको बता दूं इसी को हम आरोग्य मैत्री डिजास्टर क्यूब भी बोलते हैं। क्यूब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्यूब्स की फॉर्म में होता है ये। क्यूब्स को ऐसे सेट करना होता है, फिर ये आपका हॉस्पिटल की तरह बन जाएगा। और आपको याद हो तो इससे पहले अभी कुछ समय पहले मोदी जी रशिया की यात्रा पर गए थे। रशिया का उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला था जिसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। बाकी यूक्रेन गए अभी, तो यूक्रेन की कैपिटल देख लो, ये रहा मैप में यूक्रेन। कैपिटल होती है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन रिवेनिया और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और हमने कहा यूक्रेन से पहले वो पोलैंड गए थे, फिर पोलैंड के बाद यूक्रेन गए ट्रेन में बैठ करके। तो एक बार पोलैंड के भी स्टैटिक देख लेते हैं क्योंकि कंट्री न्यूज़ है। तो ये रहा मैप में पोलैंड। कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश चिलोटी, प्रेसिडेंट है एंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। ये कुछ समय पहले नए बने थे यहाँ के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, पिछले साल ही बने थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस संस्था के पूर्व महानिदेशक रहे गिरीश साहनी का निधन हो गया, तो आंसर होगा CSIR। तो अभी CSIR के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे गिरीश साहनी का भी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे रक्त के थक्कों यानी कि ब्लड क्लॉटिंग पर अपने रिसर्च और थक्का बस्तर दवाओं को बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। क्या नाम था? गिरीश साहनी। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। इन्हें
2014 में विज्ञान रत्न पुरस्कार भी मिला था। पहले CSIR की बात करते हैं। फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना होती है 1942 में। आप जानते हो वर्तमान में इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया था? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। तो इनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। वैसे इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। अच्छा, निधन वाला प्रश्न है। चलो एक बार फिर मैं आपको 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का निधन हुआ है उस सारे नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं, और उनका संबंध किससे था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था, भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल रहे राकेश पाल का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। अग्नि मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे कौन? राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह का निधन हो गया, और उनकी ऑटोबायोग्राफी हमने देखी थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ है। और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे साल सिंह मर्राक का निधन हो गया, मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस थे ये। बाकी बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थे, निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। ये क्लासिकल डांसेज हैं। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेट से संबंध था, निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे, निधन हो गया। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, निधन हो गया। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। और सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी फिजिसिस्ट थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थी, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे, निधन हो गया। अभी गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली आती थी सहेली, उसके खोज करने वाले डॉक्टर थे आर नित्या आनंद, उनका भी निधन हो गया। और शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। और इब्राहिम रईसी आपको पता है ईरान के राष्ट्रपति थे, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तो ये 2024 के वो सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो अभी बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट शुरू किया है अवनी नाम से। तो इस अवनी सेविंग अकाउंट में महिला ग्राहकों को कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि एयरपोर्ट्स लाउंज में मुफ्त प्रवेश मिलेगा, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर होगा, और भी कई तरह के उनको लाभ दिए जाएंगे। इसमें महिलाओं को 25,000 रुपए का एवरेज क्वार्टरली यानी कि तिमाही बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, कंपलसरी। आपको 25,000 रुपए तो क्वार्टरली बेसिस पे रखने होंगे आपके अकाउंट में, अगर आप इसके थ्रू इसके अंदर खाता खुलवाते हैं तो सिंपल सा हमने बात करी अवनी बचत खाता। यह भी किसने शुरू किया? बंधन बैंक ने। बंधन बैंक के स्टैटिक हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले आरबीएल बैंक ने भी एक विजय नाम से एक टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया था। इसमें क्या होगा, ये 500 दिनों के लिए है, मिनिमम 500 दिनों के लिए है, 500 दिनों के एफडी है मतलब। इसमें 8% से ज्यादा का आपको ब्याज दिया जाएगा। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अमृत वृष्टि नाम से एक नई टर्म डिपॉजिट शुरू की थी। वैसे हर साल करता ही रहता है ये अमृत वृष्टि नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लेकर के आता है एसबीआई। 444 दिनों की ये होती है। इसमें 7.25% का ब्याज इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन वास्तव में बताऊं क्या फायदा ऐसी एफडी का, जब हमारी इन्फ्लेशन रेट ही 6 के आसपास की रहती है, 5.6 रहती है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर भी हम देखते हैं, मान लो 6 की पकड़ लो एक बार, और ये 7, 7.25, 7.5 की अगर ब्याज दे रहे हैं, तो एक्चुअल में मिल कितना पा रहा है इंटरेस्ट? 1 से 1.5% का। और महंगाई जो है वो घोड़ों की तरह भाग रही है। ये आप मार्केट में जाओगे ना, जब आप जॉब में लग जाओगे, जब आप मार्केट में जाओगे, जब आपको पता लगेगा चीजें कितनी महंगी हो चुकी है वास्तव में। हम पेट्रोल करते रहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो है ही सही। आप सब्जी लेने उतरो मंडी में, आप दूध डेयरी में डेयरी प्रोडक्ट्स लेने जाओ, दूध लेने जाओ, सब्जियां तो आजकल ऐसे मिलती है जैसे पहले फल फ्रूट्स मिला करते थे, और फ्रूट्स ऐसे हो गए जैसे पहले ड्राई फ्रूट्स मिला करते थे। और ड्राई फ्रूट्स तो पूछो ही मत, चीजें बहुत महंगी हो रही है और आने वाले समय में और महंगी होंगी। ये तो मैंने सब्जी पानी की आपको चीजें बताई, खाने पानी की चीजें। रियल एस्टेट देखो आप, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जाने कितना गुना महंगा हो गया। मैं ये भी नहीं कहूंगा डबल ट्रिपल हो गया है, जाने कितना गुना महंगा हो गया है। मेरे को तो हमारे आसपास का अंदाजा है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ हुआ है तो हर जगह हुआ ही होगा। तो इसीलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और जॉब हासिल कीजिए, वरना बहुत महंगाई है मार्केट में।
क्योंकि कल से आप बड़े हो रहे हो, परिवार का खर्चा, परिवार की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर आएगी। और जब माता पिता, कम से कम परिवार में इतना तो हम मान सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, कम से कम इनके तो खर्चे उठाओगे, बाकी और चीजें तो छोड़ो। और जब इनके सपने पूरे नहीं कर पाओगे ना, बहुत दुख होगा, बहुत खेद होगा, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। तो काय करने के लिए अभी उखाड़ लो जो उखाड़ना है। कल बहुत कुछ करना चाहोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे जब उम्र निकल जाएगी, जब समय निकल जाएगा। फिर इतना गुस्सा आएगा, अकेले में जोर जोर से चिल्लाओगे, दीवारों पे मुक्के मारोगे कि आग लगा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। तब हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो जुनून आज दिखाओ, आज हिला के दिखाओ दुनिया, आज आग लगा के दिखाओ दुनिया में। दुनिया छोड़ो, अपना पेपर हिला दो बस, जिसमें लाइफ सेट है आपकी। एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। उसके पास केवल एक सीट होती है, आप यूं समझो। जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, मनु भाकर हो गई, कोई भी एक स्पोर्ट पर्सन जिसे आप जानते हो, जिसे अच्छा मानते हो, आप यूं समझो उसकी तो वैकेंसी एक ही आती है। उसको उस कंपटीशन में केवल एक ही गोल्ड लेकर के आना है। गोल्ड एक ही होता है जिसमें वो, जिस इवेंट में वो उतरेगा, तो उसके लिए एक ही सीट है। यूं समझो उस एक सीट के लिए उसको भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से लड़ना है। पूरी दुनिया में वो एक सीट है। आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना, मानता हूँ सीटें अब कम आ रही है, लेकिन एक तो नहीं आ रही ना, एक से तो ज्यादा ही आ रही है। तो लड़ो, अपना माइंड पॉजिटिव रख करके लड़ो। दुनिया में नेगेटिव चीजें चलती रहेंगी, सोशल मीडिया का जमाना है, नेगेटिव चीजें आती रहेंगी कि सीटें कम हो गई हैं, वैकेंसियां कम हो गई हैं। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होगा, जो आ रही है वो सबके लिए आ रही है। लड़ो और आगे बढ़ो। खैर, हम भी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, बंधन बैंक के बारे में बताना भूल गया मैं। स्टैटिक देख लो इसके, 2015 में आया था ये। हेडक्वार्टर कोलकाता, चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा है, और इसका टैगलाइन होता है आपका भला सबकी भलाई। और अगर इस वीडियो से आप सबका भला हो रहा हो, सबकी भलाई हो रही हो, तो प्लीज अपने इन वीडियोस को लाइक जरूर करा करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, अपना समझ करके। मैं तो आप सबको अपना समझ करके ही बातें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, चीजें शेयर करता हूँ, तो इसे आप लोग शेयर जरूर करें। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, इनका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार नाम की बुक को किसने लिखा है? लो भैया, गजब की बुक आई है। पहले बात कर लें, उत्तर होगा अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने। बुक का नाम है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। इसे अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने मिलकर के लिखा है, और इसको लॉन्च किया है बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। तो ये जो बुक है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी गई है। ये बुक में राज्य के विकास में मुख्यमंत्री साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये बताया गया है। वैसे बुक की जरूरत नहीं थी, हमारे बिहार के दोस्त, बिहार के भाई बंधु ही बता देंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के डेवलपमेंट में। तो याद रखना बुक का नाम और ऑथर है और लॉन्च किसने किया। चलो कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो 2024 में आई थी। जैसे कि अभी परिमल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी थी। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नाम से बुक लिखी। आर बाला सुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी के ऊपर बुक लिखी है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। टिम वॉकर ने द प्रिजनर ऑफ भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर बुक लिखी है। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अल्पना किल्लावाला ने अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नाम से बुक लिखी। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है, सोर्स कोड नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शेन वॉटसन ने लिखी है अभी द विनर्स माइंड सेट नाम से बुक। और जो गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम से बुक लिखी। और दुव्वरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से बुक लिखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 11 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कराई है, इनको ध्यान में रखना। बाकी और भी धीरे धीरे मैं आपको बुक्स बदल के रिवाइज कराता रहता हूँ, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो आंसर होगा अमूल को। तो अभी ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारतीय कंपनी अमूल दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गया है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका जो स्कोर है वो 100 में से 91 रहा है, और इसी कारण से इसने कहा ये दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड बन गया है। इसे AAA+ यानी कि AAA+ रेटिंग मिली है। जबकि वैल्यूएशन के मामले में अगर हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड का नेस्ले ब्रांड $20.8 बिलियन के साथ सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, और अमूल का जो ब्रांड वैल्यू है वो $3.3 बिलियन का है।
तो अपन ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो टॉप 100 में, दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं। टॉप पर तो पूरी दुनिया में टॉप पर तो नेस्ले हो गई है, और भारत की 4 कंपनियों की बात करें तो अमूल 22वें स्थान पर है, ब्रिटानिया 68 नंबर पर है। ब्रिटानिया ये भारतीय कंपनी है, विदेशी मत समझना। मदर डेयरी 87 पे है, और नंदिनी जो डेयरी ब्रांड है और जो नंदिनी ब्रांड है वो 95 नंबर पर है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हुए लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता या कौन से स्थान पर रहे? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पे मतलब सिल्वर मेडल मिला इन्हें। तो अभी लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो किया, और इसके साथ ये दूसरे स्थान पे रहे। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स हैं, 90.61 मीटर थ्रो के साथ वो इसमें पहले स्थान पर है। एंडरसन का नाम आपको याद होगा। एंडरसन की बात करें तो 2 बार लुसाने डायमंड लीग के विश्व चैंपियन है ये। अभी पेरिस ओलंपिक जो हुआ था वहां पे आपको पता है ये नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। 89.45 मीटर वहां पे उनका थ्रो था, और एंडरसन ने वहां पे ब्रोंज जीता था। और वहां पे गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था 92.97 मीटर थ्रो के साथ। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लुसाने डायमंड लीग की बात कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने, एक्स यानी कि पहले जिसे आप ट्विटर बोलते थे, एलन मस्क ने खरीद लिया और उसका नाम एक्स रख दिया। तो इसने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की अभी घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा ब्राजील। तो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमने कहा एक्स, जैसे आप ट्विटर के नाम से जानते हो, और अभी इसने ब्राजील में अपने ऑपरेशन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि एक्स का जो दफ्तर है वो बंद हो रहा है। लोगों के लिए एक्स की यानी कि ट्विटर की सेवाएं जारी रहेगी। ब्राजील की जनता ट्विटर को ऑपरेट कर सकेगी। ट्विटर बोल रहा हूँ, एक्स से थोड़ा अजीब लगता है मुझे, ट्विटर समझ में आ जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है वहां पे ये अपना ऑफिस बंद? तो ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहां के न्यायाधीश हैं अलेक्जेंडर डी मोरेस, उनके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अब बात ब्राजील की हुई है तो ये रहा मैप में ब्राजील। कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। अच्छा, वहां पे जो कॉफी के बागान है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और वहां पे जो कॉफी बंदरगाह है उसे सेंटोस कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह है। और इस साल आपको पता है G20 को होस्ट ये ब्राजील ही कर रहा है। और याद रखना 2027 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसको भी होस्ट ब्राजील करेगा। आपको याद है पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आप में से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आप सभी को, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने मनाया 23 अगस्त को। फिर पूछा 26वें C8 मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? रोहित शर्मा। फिर पूछा भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। फिर पूछा देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया? राजीव गौबा। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजेश नाम्बियार। और किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है? अमेरिका। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया संजीव रंजन को। एमपी सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की? KS चित्रा। और अभी हाल ही में जारी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। और आखिरी प्रश्न था कि उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 अभ्यास ये किस किस के बीच हुआ? तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हुआ, ये साउथ कोरिया में ही। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था कि WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा अमेरिका में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।